welcome. You're watching CNN News 18. This is our special broadcast from Varanasi, a city so beautiful, a place so colorful. Varanasi, remember, has several aspects to it, and there's more than one that we're trying to bring out here in this special edition of the Election Highway. Now remember, one aspect of Varanasi that has been spoken of across the country is also how it's rich in diversity, and in many ways. There are people from different faiths, people from different parts of the country who have found a home in Varanasi. Interestingly, today I went to one such place. This area is called Bengali Tola, and the women here with me have shown the patience and have taken out the time, and they are in a better position to tell you why this place is important to Varanasi, why it's integral to Varanasi, and also why it's called a mini Bengal. We'll talk about that and a host of interesting stories coming up as well on day 2 of our trip in Varanasi. Let me now take out time to quickly introduce the wonderful women who've joined us this evening. It's an all-women's panel. We have with us BJP and the Congress representatives, and that performance by many Bengalis. Exact reason why Varanasi is also called the microcosm of India. You see so much Bengali culture, and that's why we've taken out the time and effort to really bring them here and talk about their perspective, what they think of Varanasi, and why are Bengalis so comfortable with this holy city of Varanasi, and since decades altogether. But I want to quickly use this opportunity to also introduce my guest joining us this evening. We have Poonam Kundu of the Congress with us. Also with us is Pooja Dikshit ji of the Bharatiya Janata Party. Before I take it across to the lovely women, talk about the Bengali culture in Varanasi, what the women voters think, let me begin with Pooja Dikshit ji. Pooja Dikshit ji, भाजपा की बात करें तो चारों ओर भाजपा की बात हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ के सांसद हैं, प्रधानमंत्री यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं. क्या जोश है काडर में, क्या मूड है ग्राउंड पे, और क्या सोच रहे हैं आप इस इलेक्शन में वाराणसी के इस बार? देखिए, ये इलेक्शन शक्ति का इलेक्शन है, और जब विपक्ष ने इतना बार शक्ति को इन्होंने वर्णन कर दिया, तो अब मात्र शक्ति ने ठान लिया है कि प्रधानमंत्री जी, टू कोट एंड अनकोट प्रधानमंत्री जी, ही सेड वेरी वेल दैट उन्हें माँ गंगा ने बुलाया है, वो माँ गंगा के पुत्र हैं, और उनके साथ उन्होंने इस बार नई एक वर्ड यूज़ किया जिन्होंने बोला कि माँ गंगा ने उन्हें गोद ले लिया है. तो जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि माँ गंगा ने उन्हें बुलाया और उन्हें गोद ले लिया है, तो आज सारी मातृशक्ति काशी की तय कर चुकी है कि इस बार प्रधानमंत्री को उन्होंने गोद ले लिया है. हम सब प्रधानमंत्री के परिवार के हैं, और परिवार के जन के साथ जैसे कहा गया है, हमार काशी हमार मोदी, जो एक ये नारा चल रहा है, ये बहुत ही प्रचलित नारा है, जिसका आप परिणाम देखेंगी 4 जून को जब हमारी सरकार बन के तैयार होगी. तो उसका आधा श्रेणी प्रधानमंत्री लाल किले से काशी की मातृशक्ति को जरूर आभार व्यक्त करेंगे. बिल्कुल. एक और नारा है जो भाजपा की ओर से आ रहा है, वो है नारी शक्ति का, पर जो विपक्ष है वो काफी खुश नहीं है इस नारेबाजी को लेके. तो पूनम जी, आप बताइए, नारी शक्ति की अगर बात करें, क्योंकि इतनी सारी नारियां आज सब हम मिलके ये ब्रॉडकास्ट स्पेशल वाराणसी से कर रही हैं, क्या लगता है आपको कि प्रधानमंत्री यहाँ के सांसद है, 2 टर्म उनको मिल चुकी है, नारियों के लिए क्या क्या किया गया और क्या करना बाकी है वाराणसी में? वाराणसी में तो महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया गया है. आप देखिएगा, इसी वाराणसी में भाजपा के ही IT सेल के लोगों ने
IIT में पढ़ने वाली BHU की बेटी के साथ बलात्कार किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्हें लगातार 2 महीने बचाई। बहुत प्रेशर के बाद में उनको गिरफ्तार किया गया। कहाँ नारी शक्ति का सम्मान है? सिर्फ कहने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी ने अपने संसदीय क्षेत्र में उस बच्ची के लिए एक शब्द नहीं कहा, एक बार दुख प्रकट नहीं किया, ना ही उनके परिवार को बुला के मिले। महामना की बगिया में इतना बड़ा कुकृत्य हुआ, किसी ने कुछ कहा? बीजेपी की तरफ से कोई बात आई? प्रधानमंत्री जी यहाँ के सांसद हैं। सांसद किसी पार्टी का नहीं होता है, सांसद पूरे जिले के होते हैं, हर किसी के होते हैं। हमारे भी सांसद हैं, तो उनको कहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। कहाँ महिलाओं का सम्मान है? बात करते हैं नोटबंदी कर दी, हम महिलाएं थोड़ा थोड़ा पैसा छुपा छुपा के रखते थे, सारा महिलाओं का पैसा निकल गया। जिस समय इनकी सरकार आई थी 550 रुपए की गैस थी, आज गैस कितने की है? 1100 की है। जिस वक्त इनकी सरकार आई थी सोना 24,000 रुपया था, आज सोना 72,000 रुपया है। तो सोना कौन पहनता है? महिलाएं पहनती हैं। उनके लिए क्या किया उन्होंने? महिलाओं को क्या दिया? महिलाओं की जब बात करते हैं तो सबसे पहली बात जो सबके ध्यान में आती है वो है महिलाओं की सुरक्षा, और उसी की बात मैम भी कर रही है। पर ये सवाल सिर्फ भाजपा से या कांग्रेस से या एक और किसी पॉलिटिकल पार्टी से, राजनीतिक पार्टी से नहीं उठाया गया। ये सब पॉलिटिकल पार्टी से कहीं ना कहीं देश में किसी ना किसी समय पे सवाल उठाया गया और कहीं चूक गए हैं नेता ये सवाल का जवाब देने में भी। पर अगर हम वाराणसी की बात करें, क्योंकि नारी की सुरक्षा की बात हो रही है, सुरक्षा की बात को लेके काफी चर्चा रही यूपी में, पूरे यूपी में पिछले 10 साल। आप क्या कहेंगी सुरक्षा को लेके? क्या बढ़ावा हुआ है, प्रोग्रेस हुआ है, विकास हुआ है? मैं सुमित्रा पाल बोल रही हूँ। वाराणसी में नारी शक्ति बहुत आगे जा रही है और नारी शक्ति, नारी इतना सुरक्षित है इस समय। पहले हम लोग घर से नहीं निकल पाते थे शाम को 7 बजे, अब तो 12 बजे 1 बजे घर बाहर घूम रहे हैं हम लोग। कोई दिक्कत नहीं है। नारी पे बहुत, एक नारी सब पे भारी। अब नारी का इतना सम्मान हो रहा है। अरे सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने दिए हैं, प्रधानमंत्री का ये देन है हम लोग कि हम लोग इतना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि पहले हम लोग मतलब छेड़खानी इतना होते थे, इतना ज्यादा छेड़छाड़, लड़कियां निकल नहीं पाती थी, इतना बलात्कार होता था बहुत। अभी इतने साल में सुन रही है कभी? अब BHU में जो हादसा हुआ, पता नहीं कोई कह सकता है किसने किया है? कोई नहीं कह सकता है, कोई पार्टी ने, कोई नहीं, किसी ने किया होगा। कोई बदमाश लोग ही ऐसे कर सकता है, कोई बदमाश लोग ये सब करेंगे। अच्छे IT सेल के लड़कों का नाम तो आया था, आया पर देर आए दुरुस्त आए, एक्शन तो लिया गया है, वो देरी भी नहीं आनी चाहिए। वो तो स्टूडेंट है, जो भी है उनके बारे में हमको ज्यादा नहीं, लेकिन देखिए जो किए हैं वो स्टूडेंट लोग किए हैं, तो कोई अच्छे इंसान होंगे तो काम नहीं करेंगे, कोई गलत इंसान। चलिए भाजपा का वर्जन सुन लेते हैं, क्योंकि सीधा तौर से आरोप बीजेपी पे लग रहा है। एक बार सुन लेते हैं मैम। देखिए, जैसे ही हम लोग को पता चला कि आरोपी कौन है, तो ये भाजपा की ही सरकार है जिसने सबसे पहले उन लोग को बंद करा और सजा दी गई है। कहीं ऐसा कभी नहीं हुआ कि अगर कोई आरोपी मिला और वो खुला छूट जाता। भाई सपा की सरकार के तो जो मुखिया थे वही बोलते थे कि आज लड़का है, गलती लड़कों से हो जाती है। उस समय भी देखिए ये बातें आई। आप संदेश खाली में इतना बड़ा हुआ, हमारी सरकार के लोग पहुंचे, क्यों नहीं पहुंचे? इसमें से विपक्ष की पार्टी में जहां पे सरकार ने सजा दोषियों को दे दी है, सजा उनको मिल चुकी है, तो उस बात पे वो बात करेंगे जिसका कोई मुद्दा नहीं उठता है। और आज जब नारी सुरक्षित है, 2014 के पहले जब हमारी सरकार नहीं थी तो लड़कियां 5 बजे घर में आने के लिए माँ बाप उनको फोन करने लगते थे कि बेटा घर आ जाओ, शाम हो गई है। और आज की ये स्थिति है। मैं आज सब मातृशक्ति मेरे साथ खड़ी है और वो इस बात को पूरा बताएगी भी कि घाट पे भी लड़कियां 11-12 बजे तक सुरक्षित हैं। कोई माँ को ये चिंता नहीं है, भले एक बार फोन हो जाता है बेटा ठीक हो, तो हाँ ठीक है, क्योंकि इस तरीके की सुरक्षा, इस तरीके का जो हमारी चीजें बनी है सरकार के द्वारा, क्योंकि डबल इंजन सरकार है, योगी मोदी की सरकार है और सारी मातृशक्ति इसमें सुरक्षित है। और आप देखिएगा ये मजबूती से और सामने आएगा, क्योंकि मातृशक्ति ने खुद कहा है कि आज मैं निकलूंगी और मुझे कोई हाथ लगा दे। ये वो सरकार नहीं रह गई जब वहां पे लोग कहा दिया करते थे कि गलतियां हो जाती हैं। यहाँ पे तो कहा जाता है कि अगर छेड़ोगे तो तुम्हें छू के नहीं, तुम्हें जोर से मारेंगे, क्योंकि हम भाजपा की सरकार। और हमने योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में बुलडोजर एक्शन तो देख ही लिया है। हमने देख लिया है कि जो गलत करते हैं उनको सजा भी कैसे मिलती है। पर अगर हम महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो और भी काफी सारी चीजें हैं जो महिलाओं को रुचि देती हैं, जो महिलाओं के इंटरेस्ट में है। स्कीम्स की बात करें, वेलफेयर स्कीम्स की बात करें, लाभार्थी की बात करें,
उस बारे में कुछ बताइए कि पिछले 10 साल में, पिछले 5 साल में कितना विकास देखा है हमने। देखिए विकास तो बहुत सारी, कौन बोले, राशन मिलता है, सब कुछ फ्री राशन है, आयुष्मान कार्ड भी बनाया है, और मोदी जी ने क्या क्या किया नहीं किया ये तो बहुत बड़ा बात है। तो पूछना है सबको, जैसे अभिनंदन का मम्मी से पूछो, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर के भक्तों से जाके पूछो, यूक्रेन में फंसे विद्यार्थियों से माँ के पूछो, 3 तलाक के मुस्लिम समाज को कितना सेफ है वो भी पूछना चाहिए। अयोध्या के राम मंदिर में जाके संत से पूछना चाहिए मोदी जी ने क्या क्या हम बोले। बहुत सारे योजना है। बनारस में पहले टूरिस्ट कितना आते हैं, आज देखिए बनारस का गोलिए, बनारस का लाइट 24 घंटा लाइट, 24 घंटा पानी, सुरक्षा, महिला रात जितना टाइम आ सके कोई डर के बात नहीं है, महिला इतना सुरक्षित है। और मातृशक्ति इसीलिए बनाया है क्योंकि शिव का नगरी है, मातृशक्ति तो होना ही चाहिए। और हम तो सब मिलके यही प्रार्थना करते हैं जे हम लोग का वोट जाए तो शिव मोदी जी को, क्योंकि उन्होंने 2014 से के बाद जो किया है वो पूरा इतिहास बदल दिया है, पूरा इतिहास। 5 साल छोड़ के बीच में 1991 से बीजेपी की ही सरकार रही है, यहाँ बीजेपी के ही सांसद रहे हैं, सरकार नहीं बीजेपी के ही सांसद रहे हैं वाराणसी में। तो पिछले 10 साल में ऐसा क्या हुआ है आपको लगता है जो पहले की बीजेपी के जो सांसद से उनसे हटके हुआ है और किया गया है? बहुत अच्छा हुआ है बनारस में, तो बहुत ही अच्छा। सब जगह जो प्रज्ञा कांड का जो हुआ था दिल्ली में, शायद उन लोग को भी सजा मिला है ना, जो यहाँ पे वो बता रहे थे। फिर उसके बाद आपका जो गैस का जो बता रही हैं, जो बढ़ा हुआ दाम, तो मोदी जी ने सबके ऊपर जो बैंक में पैसा जो भिजवाए थे हर व्यक्ति को मिला है। जैसे हर मतलब हम लोग महिलाओं में आया है, तो ये आयुष्मान कार्ड है वो भी जारी हुआ है। लेकिन कुछ जो है कि मोदी जी सब अच्छे कर रहे हैं, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा है, बहुत देर में आता है, इसलिए कि उन लोग को बोलने का टॉपिक मिल जाता है कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, लेकिन हो रहा है, लेकिन आँख खुला है लेकिन दिख नहीं रहा है। अच्छा, आँख खुला लेकिन दिख नहीं रहा, आप क्या कहेंगे? मैं ये बोल रही हूँ, 10 वर्ष से मोदी जी यहाँ से सांसद हैं, प्रधानमंत्री हैं। हमारे यहाँ बनारस में एक इंडस्ट्री नहीं लगी, महिलाओं को कोई ऐसा कार्य नहीं मिला जिसमें वो सुचारू रूप से जॉब कर सकें और उनको उनकी आजीविका चल सके। ये कह रही हैं पर महिलाओं में और मर्दों में कोई फर्क है? मतलब ऐसा तो नहीं है कि महिलाओं को रोका हुआ है? मैं नहीं समझती। आप बात नारी शक्ति की कर रही हैं, बात महिलाओं की हो रही है, इसलिए कह रही हूँ। कितनी महिलाओं को बनारस से नौकरी मिली, इसका आंकड़ा बतावें। मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ। ये बोल रही है कि पैसे आए। हिंदुस्तान में 40 करोड़ लोगों की गैस की सब्सिडी बंद हो गई, उसमें मैं भी एक हूँ। सब्सिडी अब गैस की नहीं आती है बैंक में। कहाँ हम लोगों को सुविधा मिल रही है? ये 14 साल से मोदी जी क्या नहीं किया ये तो बोलिए, क्या कुछ नहीं किया? नहीं, देखिए ये तो गलत बात है, क्योंकि पहले तो नारी सुरक्षा छोड़ दीजिए, कितना नहीं थे तब क्या मिला था? बनारस में लाइट नहीं मिलते थे, पानी नहीं मिलते थे। तो लाइट बिजली इस सब में शायद इम्प्रूवमेंट हुआ है, इस तरफ बढ़ावा हुआ है। पर शिक्षा की अगर बात करें, नौकरी की अगर बात करें, तो उसमें कोई प्रोग्रेस दिखा है? शिक्षा और नौकरी की अगर बात करें, रह के जॉब करी है 2 साल से, वहीं पढ़ी है, क्योंकि मोदी जी का राज है। मेरी बेटी है, एकलौती बेटी है मेरी, दिल्ली में जॉब कर रही है, मिल रहे हैं, लोग देखते हुए दिख नहीं रहा है। पढ़ाई के लिए बनारस में कुछ और करने की जरूरत है। बनारस में भी है, BHU है ना पढ़ने के लिए, इतना बढ़िया वर्ल्ड फेमस BHU है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो है बनारस में ही है, वहाँ से भी तो इतने सस्ते में लोग पढ़ रहे हैं। इतना पूजा जी, आप बताइए क्या किया गया शिक्षा को लेके, पढ़ाई को लेके, नौकरियों को लेके, महिलाओं के लिए क्या किया गया? देखिए, सबसे ज्यादा काम जो हमारे प्रधानमंत्री ने किया वो महिलाओं को लेकर ही किया। केंद्रित जितनी भी योजनाएं बनी उसमें मातृशक्ति का बहुत बड़ा उन्होंने ऐसी योजनाएं बनाई जो हमारे मातृशक्ति को लिया गया। आप काशी में ही देखिए, अगर काशी में कहीं भी आप जाएंगे तो वहाँ पे स्टार्टअप्स शुरू हुए हैं, इन डेप्थ स्टार्टअप्स। छोटी छोटी योजनाओं से लोग विपक्ष में बात कर देते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, जैसे काशी विश्वनाथ उनको अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है, आपको भी अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है। जहाँ काम करना जरूरी है उसकी बात भी करनी चाहिए, जहाँ काम हुआ है उसकी प्रशंसा भी होनी चाहिए।
देश के प्रधानमंत्री इंटरनेशनल मीडिया में जा करके विदेश में बोलते हैं, हर दिन IIT बन रही है, हर दिन हॉस्पिटल बन रहा है, हर दिन IIM बन रही है। पूनम जी ये एक चीज है, एक सेकंड मैम, एक चीज है जो यहाँ पे सब मानेंगे, सब सहमति रखेंगे। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो तरक्की हुई है। अगर हम वाराणसी हाईवे की बात करें तो तरक्की हुई है। वाराणसी हाईवे, अस्पताल, तरक्की हुई है। सड़कों का काम, सड़कों को छोड़ दीजिए, मैं खुद बोल रही हूँ इस बात को कि इनके नितिन गडकरी जी के मंत्रालय ने जो काम किया आउटस्टैंडिंग, मैं बोल रही हूँ इस बात को, मैं मानती हूँ। लेकिन इनके विधायक, आप मेरे साथ दक्षिणी की गलियों में चलिए, मैं दक्षिणी में रहती हूँ, कैंट विधानसभा। बस सुरक्षा की बात करें तो भी अन्य काफी महिलाएं उन्होंने आके कहा है कि हमारी बेटियां स्कूल कॉलेज में पढ़ रही हैं, शाम को लेट से लौटती हैं और सुरक्षा बहुत बहुत मायने से इम्प्रूव हो। वाराणसी में ना, हाँ वाराणसी में, अन्य काफी जगहों में उत्तर प्रदेश में जो गुंडों का राज चल रहा था, फिर हाथरस कैसे हुआ? मणिपुर तो उत्तर प्रदेश की बात नहीं है वैसे। ऐसे तो वो भी यही कह रही है ना कि संदेश खाली भी है। ऐसे तो स्वाति मालीवाल पे भी चुप्पी है। इसीलिए मैंने कहा मैम कि हर पार्टी को जवाब देना चाहिए जब महिलाओं की सुरक्षा पे आए। बोल रही है तो मेरे पास भी एक बेटी है और ब्याहने लायक बेटी है, ऐसा नहीं है, तो मैं उस बात को एग्री करती हूँ। आपने सड़क की बात की, मैं क्या बिल्कुल हुआ है। आप बिजली पानी की बात करेंगी तो बिजली पानी राज्य सरकार का काम है। योगी जी के राज्य में बिजली मिल रही है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बिजली नहीं मिल रही है। जैसा मायावती जी की गवर्नमेंट थी, मतलब और सपा की गवर्नमेंट थी, बिजली कटती थी, मायावती जी की गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा कटती थी, 8-8 घंटा। चलिए, it's a very enthusiastic bunch of women here and this is going to continue. It's not going anywhere. We'll return after a very quick break. There are lots more lined up. We'll also show you around Varanasi and what we discovered earlier today. Early this morning at about 6 AM, what we witnessed at the Assi Ghat is also very significant, and this is very interesting because yoga, remember, has been spoken of every time Varanasi's name comes up, along with places like Haridwar and Mysore as well. And here's what we found out at 6 AM earlier today. Take a look. What Rishikesh and Mysore considered the traditional yoga centers of the country. That's what I thought. But when I was doing my research as I visit this holy city of Banaras, I also came across a lot of yoga centers. And just this morning, I happened to run into so many people on their mats doing yoga right next to the holy Ganga. So they're on Assi Ghat, and look at the number of people here, and all of them doing their morning yoga practices. What I did get to know though, after having spoken to some of them, is that Banaras is also known to these residents as a place which is very fond of yoga practices. They indulge in yoga practices, and there's also a link to it. There is a lineage link to it. Tradition, as per them, tells us that the roots of yoga begin with Shiva, the first yogi, and we all know the connect Varanasi has with Lord Shiva. So traditionally speaking, this is Shiva's city, and because there is a direct connect between Shiva and yoga, that's why yoga is also very, very famous to Varanasi, and that's why you'll see a lot of yoga centers across Banaras. So you all saw the number of people performing yoga exercises. They were all seen doing pranayam, various forms of yoga, and we have with us the instructor, the person who was guiding them through the sequence in the morning. आपका नाम बताइए? डॉक्टर पूर्णिमा मिश्रा। पूर्णिमा जी, आप कितने साल से बनारस में, ये बताइए पहले। बनारस में मैं तो 14-15 साल से योग करा रही हूँ। इनफैक्ट मैं बचपन से ही शुरू कर दी थी, क्योंकि मैं चौथी जनरेशन हूँ अपने घर की योग की। मैं बचपन से देखते आई हूँ कि कैसे योग होता है, पिताजी, दादाजी, परदादाजी से। तो मुझे बचपन से ही ये सब चीजों की जानकारी है और थोड़ा मैं प्रैक्टिस भी करती हूँ। यहाँ पर होता है अस्सी घाट पे सुबह बनारस 2014 से, और चूंकि बनारस अस्सी घाट पे ही होता है, ये मतलब चलता आ रहा है काफी समय से। हाँ, 2014 से अनवरत चल रहा है, एक भी दिन मिस नहीं हुआ है। हाँ, कोरोना में भी जब तक पॉसिबल रहा तब तक रहा ही लगातार।
और चूंकि ये शिव जी की नगरी है, हमारे योग में कहा गया है कि शिव जी हमारे आराध्य हैं, सबसे बड़े योगी शिव जी को माना गया है। तो शिव जी का तो ये परम स्थान है, यहीं से ही प्रारंभ हुआ है हमारा योग। यही मैं ऑब्जर्व कर रही थी, मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, मैं दर्शकों को भी बता रही थी कि वाराणसी का योग से क्या कनेक्शन है, क्योंकि नॉर्मली हम जब बात करते हैं तो ऋषिकेश, मैसूर, इसको योगा कैपिटल कहा जाता है, इन दोनों जगहों को हमारे देश में। तो बताइए हमें और शिवजी और योग के बारे में बताइए। वाराणसी को केंद्र बिंदु इसलिए कहा जाता है कि महर्षि पातंजलि, ऐसे तो बहुत सारे योग ऋषि आए जिन्होंने योग को बताया, पर महर्षि पातंजलि जी ने आसान स्वरूप प्रदान किया, जिससे हम सभी आम नागरिक भी अपने गृहस्थ आश्रम में रख के योग का अभ्यास कर सके। आपसे जान लिया, बाकियों से भी जान लेती हूँ कि शिव की नगरी में योग करने में कैसा लगता है, क्या फीलिंग आती है और क्या आपको यहाँ खींचा चला लाता है कि हर सुबह आप सब यहाँ आते हैं, आप बताइए। मेरा नाम नीतू चौबे है, मैं यहीं की रहने वाली हूँ और मैं नियमित योगा करने आती हूँ और इसको शब्दों में बोल पाना बहुत ही कठिन है, जो आएगा वही महसूस कर पाएगा। मैं इसीलिए भी ये पूछ रही हूँ क्योंकि 6:30, 6:30, 7 बजे इतनी तेज धूप में मैंने इतने सारे लोगों को योग करते हुए देखा, तो फायदे भी है ना, मतलब अनवरत कार्यक्रम ये जो चल रहा है इसके बहुत सारे फायदे हैं और जिन जिन लोगों ने आया उसके लाभ उठाए, चाहे आप किसी से भी पूछ सकती हैं। तो मैं डेली आती हूँ और 10 साल से निरंतर आ रही हूँ। माता जी आप बताइए, आप कितने साल से यहाँ आ रही हैं, कब से योग कर रही हैं? मैं तो 10 साल से ही आ रही हूँ, हमको 60 का हो गया था, पूरा हमारा पैरालिसिस जैसे होने, लेकिन यहाँ आने से हमको बहुत फायदा हुआ है। अब तो हम चल फिर रहते हैं और पलथी मार के बैठ भी जाते हैं। मोदी जी के ही कृपा से सब हुआ है, इसलिए मोदी जी को तो बहुत आशीर्वाद देते हैं कि हम गायत्री परिवार से भी हैं कि मोदी जी की जय जय हो। आपने कहा 2014 से यहाँ हर रोज सुबह योग होता है, तो कोई ऐसा भी है 2014 से जो आ रहा है यहाँ हर रोज? एक भी दिन नहीं मिस किया? नहीं, एक दिन तुम नहीं कह सकते, एक दिन भी नहीं मिस किया, बट रेगुलर आ रहे हैं। और यहाँ आने का ये फायदा है कि हर कोई निरोगी और स्वस्थ रह रहा है। और जो लास्ट में हास्यासन कराती है योगाचार्य जो आपके पीछे खड़ी हैं, इतना सबको अपने में मोह लेती है ये कि सारे लोग बसीभूत होकर के योग करके इतने खुश होकर जाते हैं कि उनका 24 घंटे टोटली रिचार्ज रहता है। लोग कहते हैं कि अपनी काशी अपने लोग, अपनी काशी अपने लोग, सच्चे योगी यहीं के लोग। While we are in Varanasi, which will be voting on the first, here's another state that's going to polls on the first, which is West Bengal. An aggressive election fight playing out in Bengal. Let's quickly talk about the latest attack coming in from Prime Minister Narendra Modi. Remember, there's a lot of exchanges, political exchanges taking place over the Calcutta High Court order, and in the latest, Prime Minister Narendra Modi has hit out at the TMC with regards to its opposition against the Calcutta High Court order. And the Prime Minister says that मुसलमानों को खुश करने के लिए टीएमसी वाले बोल रहे हैं कि कैलकाटा हाई कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे। लेट्स हियर इट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। साथियों, टीएमसी ने पहले असंवैधानिक तरीके से 77 मुस्लिम जातियों को ओबीसी घोषित कर दिया था, लेकिन अब जब हाईकोर्ट का फैसला आ गया तो इनके लिए कराए पर पानी फिर गया। अब हाईकोर्ट का फैसला तो इन्हें मानना ही पड़ेगा। इनकी साजिश पर ब्रेक लग गया है, लेकिन फिर भी मुसलमानों को खुश करने के लिए टीएमसी सरकार ये कह रही है कि वो हाईकोर्ट का फैसला नहीं मानेगी। Let me go across to my colleague Kamalika joining us with more. Kamalika, we've heard it from the Prime Minister, host of BJP leaders. The Prime Minister has repeated that charge in West Bengal. He's going to be holding a massive roadshow, and so is Mamta Banerjee. How has Mamta Banerjee been opposing the BJP's attack? See, Mamta Banerjee has been from the OBC issue. The day when the Calcutta High Court order came, Mamta Banerjee clearly projected that it is the BJP government who is behind this order, and also stated that BJP government is anti-minority and also anti-OBC.
They don't want that the minorities should get reservation, and that's why it is their plan. So definitely war of words is going on between BJP and Trinamool Congress, and today none other than the Prime Minister himself has hit out and said that it is because of the minorities, Muslims, that's why the Trinamool Congress government does not want to accept this order. On the other hand, the Trinamool Congress Supremo Mamata Banerjee has also said that BJP government does not want minority reservation, and that's why they are doing it. So they are doing divisive politics. It's an aggressive campaigning in the last phase, in the slog over of election, I'm telling you, and 1st June is going to be the last phase election. And we see that both Mamata Banerjee and Modi, they are actually versus diversionary tactics attack that's coming in from Mamata Banerjee, an attempt to divide, she says. We're tracking that very closely. Kamalika, will come back to you in just a bit, and also with lots more that we've tracked and covered in Varanasi. We'll be right back. Stay tuned. Welcome back. We just told you about the yoga practices that we witnessed early this morning at the Assi Ghat. From the Ghat to Ganga, we also managed to have a quick conversation with the Naviks, the boatman community, the Mala community as they're known here. And they have seen a lot of ups and downs, especially through Corona times. Here's how they view the current situation in Varanasi. Take a look. Well, it's a very interesting morning here in Varanasi. We're at the Assi Ghat, one of the 84 ghats in Varanasi. This is exactly why Varanasi is also so very famous. And what you do see around is several people who are getting on the boats. They're crossing the river. They're going for the morning snan. And we also have with us very interesting voices. These are the people who are now seeking sawaris. They're the boatmen of Varanasi, the Navik community, the Malla community are also a very important vote bank in that sense. As far as this election season is concerned, let's quickly try and get in a word from them. आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम दीपक साहनी है। दीपक, आप कब से हैं यहाँ पे काशी में? बचपन से। बचपन से यहीं पे है? बचपन से नाव चला रहे हैं? नहीं, बचपन से नहीं, सन 2008 से चला रहे हैं। अच्छा, कैसा है माहौल? आपके बिजनेस के बारे में बताइए। जो नाविक लोग हैं खुश हैं, मुश्किल समय है, आसान समय है, कैसा समय के बारे में बताइए। पहले तो थोड़ा दिक्कत होता था, अब तो इतना सवारी है कि मतलब कोरोना में थोड़ा दिक्कत हो गया था, सब बंद हो गया था, पूरा दुनिया परेशान था, पर वैसे सब बढ़िया चल रहा है। सब अभी सब सही चल रहा है, एकदम अच्छे से बढ़िया से चल। तो आप पूरे दिन यहीं पे रहते हैं? कितना समय बिताते हैं यहाँ पे? नहीं, अभी 11 बजे तक रहेंगे, उसके बाद घर चले जाते हैं सब लोग। आप बताइए, आपके एक्सपीरियंस में कितनी सवारियाँ हो जाती है एक दिन में? एक दिन में यहाँ पे सवारी तो बहुत ज्यादा ही आता है। मतलब एक दिन में हम लोग का सवारी घुमाते हैं तो सुबह से स्टार्ट होता है हम लोग का 5 बजे से और 11 बजे तक चलता है। लगभग 500-600 लोग को रोज हम लोग शेयर कराते हैं और उस पार ले जाते हैं, उस पार स्नान कराने के लिए ले जाते हैं। इस टाइम गर्मी के समय बहुत ज़्यादा है तो लोग स्नान करने के लिए उस पार ज़्यादा जाते हैं और उसके बाद मंदिर कॉरिडोर विष्णु मंदिर घूमने के लिए जाते हैं। पहले से बहुत ज़्यादा कस्टमर यहाँ पे बढ़ गए हैं मोदी जी के आने के बाद से और बिजनेस हम लोग का बहुत अच्छा चलता है। पहले थोड़ी सी नाखुशी भी थी कि प्राइवेट क्रूज शुरू हो गया है तो उससे बिजनेस ठप होने लगा है। उससे बहुत घाटा हम लोग को हुआ था, लेकिन अब मोदी जी ने सोचे कि उसको इस घाट 84 घाट में वो पुरुष को उधर लगा दिए, एक किनारे, मतलब उधर उनका जो कस्टमर ऑनलाइन बुकिंग होता है बस वही जाती है। तो अब कस्टमर मिक्स नहीं होता, वहाँ वो अलग घाट पे खड़ी रहती है प्राइवेट क्रूज और आपके घाट पे वो नहीं आती? वो नहीं आती है जी, हम लोग के घाट पे पर्सनल घाट पे नहीं आती है, वो अलग घाट पे खड़ा रहती है। और आप घाटों के बारे में भी बहुत दिलचस्प चीज बता रहे थे, मैंने देखा कुछ कदम दूर ही अगले घाट का नाम है, यहाँ पे एक घाट है, वहाँ पे एक घाट है। कितने डिस्टेंस में है ये घाट? हर 10 से 15-20 कदम पे घाट चेंजिंग है। जैसे कि अलग अलग स्टेट के राजा आकर और अलग अलग स्टेट के बिजनेसमैन राजा लोग आकर अपने अपने जगह का नाम बताएं, अपने अपने नाम से घाट का नाम रखें, इसीलिए हर 10-15 घाट पे
अलग घाट है। जैसे ये 80 घाट है, 80 घाट के 10 कदम आगे गंगा महल घाट है, उसके बगल में रीवा घाट है और उसके बगल में तुलसी घाट है। तो कोई ऐसा बंदोबस्त भी है कि काशी विश्वनाथ हो गया, अन्य काफी सारी चीजें हो गई जो टूरिस्ट लोगों को देखनी है, तो वो नाव के द्वारा ही जाते? नाव से ही अच्छा सुविधा पड़ता है और नाव द्वारा ऊपर रोड पे कस्टमर ज़्यादा, मतलब कि क्राउड ज़्यादा होने के कारण बहुत जाम लगता है, ट्रैफिक लगता है, इसलिए नाव से बहुत आसान पड़ता है, बहुत इजी पड़ता है और सामने एकदम दिखता भी है एकदम अच्छे आसान तरीके से। हम बनारस की बात करते हैं तो आप लोग सबसे पहले आते हैं दिमाग में, क्योंकि आपके लिए ये सिर्फ एक नदी नहीं है और काफ़ी लोग यहाँ पूजा करने आते हैं, स्नान करने आते हैं, आपकी तो ये लाइफलाइन है। ये जी हम लोग की ये लाइफलाइन है और हम लोग की ये मतलब नदी, लोग के मन में नदी रहता है लेकिन हम लोग की ये गंगा मैया है, माता है और इन्हीं से हम लोग का परिवार चलता है, रहन सहन जीवन यापना करते हैं, इसी से नाव हम लोग चालक नाव चलाते हैं और हम लोग का जीवन, का परिवार का जीवन इसी से यापना होती है। आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी, पर क्या आपका कोई प्लान है अगले कुछ साल में यहाँ से कहीं और जाने का, या यहीं रहेंगे, यहीं सेवा करेंगे और यहीं अपनी ज़िंदगी बिताएंगे? जी आगे कोई प्लान नहीं है, गंगा मैया के शरण में रहेंगे हमेशा के लिए, मतलब कि सबका सेवा करते रहेंगे और गंगा मैया के शरण से अच्छा कोई जगह नहीं है यहाँ। गंगा मैया के शरण से अच्छी कोई जगह नहीं। You heard it from the boatman community here, and that's the sentiment really that I was talking about. How this is a lifeline for them. Ma Ganga is their lifeline. This is their source of earning. It's all they know about livelihood, and they're not going to abandon it anytime soon. Next up, we move to one of the oldest lanes of Banaras. This is Bengali Toli. A lot of people, though, have moved out of this area. A lot of Bengalis have moved out of this area ever since partition days. That's when they saw maximum Bengali population. We spoke to a couple of people there and what they think of Varanasi. This is mini Bengal in Varanasi. Remember, he's a very special report. Take a look. Well, we're in a very interesting area of Varanasi. This is the Pandey Ghat, also one of the lanes, one of the streets that actually, if you come to think of it, is what locals have said, connects the whole of Varanasi. It literally parallelly runs along the ghats. So it's a narrow lane, but you'll see so much diversity, so many colors here, and people holding different political views and personal views as well. So there are people here having tea. I'm going to ask them a couple of questions. Namaste sir, आपका नाम? उत्तम चटर्जी। आप यहाँ कितने साल से रह रहे हैं? 45 साल से। बैठिए आराम से बैठिए। अच्छा, तो पहले तो हमें ये बताइए कि चुनाव का समय है वाराणसी में, कैसा माहौल है और पिछले 5 साल कैसा माहौल रहा है? 5 साल तो माहौल सही रहा, और ये चुनाव तो बीजेपी का है, खाली बीजेपी ही जीतेगा, इसमें और कोई करने आने वाला नहीं है। बीजेपी ने जो काम किया है उस पर वोट मांगा है, तो इसमें तो काम तो बहुत ज्यादा किया है। फ्री में राशन, बीजेपी के काम पे फोकस है या सिर्फ प्रधानमंत्री के नाम पे फोकस? प्रधानमंत्री तो है ही है, प्रधानमंत्री तो पूरा वर्ल्ड प्रधानमंत्री को चाहते हैं। हम लोग क्या है, पाकिस्तान अभी कह रहे हैं प्रधानमंत्री को चाहिए, इस तरह आ गया है। तो इसीलिए काम किया है, काम भी किया है। जो बनारस आज से 10 साल 20 साल पहले जो हालत था उससे तो लाख गुना अच्छा भी है। वाराणसी में ऐसे बैठे बैठे चाय पे चर्चा होती रहती है, चाय पे बैठ के लोग बात करते हैं। राजनीति हमेशा चाय के दुकान में, कचौरी पूरी सब्जी के दुकान पे बात हो रही है। और बनारस के मेन आपको जो जीतने वाली है, इससे हम लोग इससे मोदी जी को 10 लाख से ऊपर वोट से जिताएंगे, जो विकास के उसका देन है। ठीक है, तो पहले 3 लाख था, फिर लगभग 5 लाख था, अब 10 लाख कह रहे हैं। अच्छा, 10 लाख आपका भी यही अनुमान है? हाँ, निश्चित 6 लाख के ऊपर तो है ही, और 10 लाख हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और ये 10 लाख की बात हो रही है, इतना बड़ा नंबर है, इतने मार्जिन से अगर मोदी जी जीतेंगे तो कुछ तो काम किया है मोदी जी ने 10 साल में। तो ये बताइए कि आपने क्या देखा है, क्या डिफरेंस देखा है, क्या बदलाव आया है 10 साल पहले? जो 10 साल का पहले का बात कर रहा है, मुलायम सिंह जी पहले बार जब आए तो बेचा, पहले यूपी गवर्नमेंट सीमेंट का बेच दिए। अखिलेश जी आए तो ये मतलब जो पुल था बनने के लिए वो बेच दिए। और मोदी जी, जोगी जी आने का बाद 24 घंटे लाइट, 24 घंटा पानी, जो फैमिली को चाहिए। परिवार को अगर पानी नहीं है तो परिवार कुछ नहीं है, तो पानी और बिजली परिवार में दिए हैं। काम भी बहुत
किया है, ऐसा बात नहीं है जो कुछ नहीं, काम किया है। एकदम सही बात। चलिए, काम किया है, पानी बिजली लेके आए हैं, गुंडा राज खत्म किया है, यहाँ चाय बनाई जा रही है। इनसे भी पूछ लेते हैं, आपका क्या कहना है? मोदी जी हैं, सब मुमकिन है, जो काम नहीं होगा वो अच्छा काम होने। काम बढ़िया चल रहा है एकदम, बहुत अच्छा। चलिए, we'll try and go a little further. This is the lane we're talking about now. There's almost space for just one bike, just one person to walk by, and this is Bengali Tola. So this is the area wherein you see at least 60%, 70% population is that of Bengalis, and they are in favor of the Pradhan Mantri, Prime Minister Narendra Modi. और यहाँ आपके जलेबी बन रही है, वाह, जलेबी बन रही है यहाँ पे। So as you all know, kachori jalebi is the breakfast in Varanasi. You'll see it in every corner of Varanasi. We're going to quickly speak to some of them. आप लोग की ये बात बताइए पहले, कचौड़ी जलेबी का। अच्छा, आ गई, चलिए, बढ़िया, फटाफट परोसिए और फिर बात करते हैं। बनारस में शुरू होता है कचौड़ी जलेबी से, हम लोग शुरुआत ही करते हैं कचौड़ी जलेबी के साथ। उसके बाद हेवी नहीं हो जाता है? मतलब काफी लोग आजकल ऐसे कहते हैं कि कचौड़ी जलेबी तो शाम को चाय के टाइम खाएंगे, तो ये नाश्ता कैसे हो गया? उल्टा होता है, महादेव की नगरी है, तो यहाँ पे शुरुआत में पहले पूरी कचौड़ी जलेबी, उसके बाद कुछ हुई। अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि सब अपने घरों से बाहर निकलते हैं और हर कोने में, जैसे मैंने कहा, कचौड़ी जलेबी मिलती है, तो सबका एक वो है कि मेल मिलाप यहाँ पे होगा। ऑफ कोर्स हम लोग यहाँ बहुत मेल मिलाप से सकते हैं, सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। हरा हरा महादेव। एक मुद्दा है जो काफी नेता उठाते रहते हैं हर इलेक्शन की, जो नेता है वहाँ का वो कितनी बार दिखता है वहाँ पे, कितना काम खुद कराता है, कितना पूछता खुद है। तो मोदी जी दिखते हैं, क्योंकि मोदी जी आते जाते दिखे, रोड शोज देखिए, हमने देखा है कितना प्यार उनके लिए निकल आता है रोड शोज में, पर मेल मिलाप हो पाया है? नहीं, मोदी जी देखिए, जब से 2014 से इतनी बार बनारस आए हैं, और बनारस में जो विकास का काम मोदी जी के अलावा कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन ये संभव भी नहीं है कि मोदी जी गली में घूम के अपना काम देखे। उसके लिए जो क्षेत्र के पार्षद है, और बनारस में 100 पार्षद है, तो हर क्षेत्र में वो काम करते हैं, और उसका फल जो है मोदी जी और हमारे विधायक जो भी है वो लोग को मिलता है। और हमारे यहाँ इतना विकास हो गया कि यहाँ आदमी विकास की, जो पहले बोलते थे कि नदियाँ बह रही है, तो बनारस में 14 से अभी तक हम लोग चाहेंगे कि बाबा विश्वनाथ से निवेदन है कि मोदी जी कम से कम अभी भी 40 साल बनारस में जीते, और बनारस को क्यूटो जो बोले हैं, आधा क्यूटो बन गया है, और हमको लग रहा है कि 2-4 साल में पूरा बन जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बनारस के सबसे बड़ी खूबियाँ है कि यहाँ पार्टी तो सब है, लेकिन बंगाल और वहाँ जैसे पार्टी का मोहर लग जाता है। हमारे यहाँ सपा, कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी चुनाव के दिन शाम को फिर चाय के हरी में आपको मिल जाएंगे सब एक साथ। सवेरे तक सब एक दुश्मन रहते हैं, लेकिन शाम को सब गले मिल के, अरे यार हमार पार्टी के बढ़िया भल, हमार पार्टी के ई भल, हमार पार्टी के वो, ये बहुत बड़ा बनारस का, यूपी के बनारस में इसके अच्छा और कोई नहीं है, ना किसी कोई सपा का, ना बहुजन समाजवादी का, सब भाई भाई मिल के हम लोग जो है शाम को फिर आनंद लेते हैं। और चुनाव का जब परिणाम आ जाता है तो जो जिस पार्टी का समर्थक है वो रोड पे आ जाते हैं, बाकी घर में दुबक जाते हैं। लेकिन ये नहीं कि जो उनको बहुत ज़्यादा हम लोगों को कोई टॉर्चर या कोई ऐसा नहीं है, सब हम लोग यहाँ भाई भाई है, और सब पार्टी के लोग यहाँ बंगाली टोला में एक साथ रहते हैं। तो इतना भाईचारा है, तो कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं उनके बारे में भी बता दीजिए, उनके बारे में क्या ख्याल है? वो तो बोलते हैं कि मैं यहाँ का लड़का हूँ, मैं जमीन से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे लिए वोट पड़ना चाहिए। नहीं, बोलने में और कथनी और करनी दोनों चीज में अलग है। जब मोदी जी बाहर से बनारस में कम से कम 40 बार आ सकते हैं, कि यहाँ का जो कैंडिडेट है वो हम लोग के क्षेत्र में कई बार घूमे, आप इतना पता कर लीजिए। जब चुनाव का बरसाती मतलब मेढक के समय जब आता है कि अब बरसात आया, मेढक टर टर करेगा, तो चुनाव के समय आपको पोस्टर दिख रहा है, बता दे कि भाई हम नहीं जीते, लेकिन बनारस में ये काम हमने कराया है। कोई भी पार्टी के लोग बता दे, हमारे यहाँ जब पार्षद का भी चुनाव होता है तो यहाँ के कुछ मेढक की तरह टर टर करने वाले उस समय दिखाई दे देंगे, लेकिन फिर 5 साल में घर में दुबक जाएंगे। क्या लगता है आपको, क्या राजनीतिक माहौल क्या है, लोगों की क्या परेशानियां हैं, या क्या सुधार देखा है उन्होंने? बहुत कुछ मोदी जी ने किए हैं। भारत में खिचड़ी बनाने का रिवाज है, हम लोग को खिचड़ी वाला सरकार नहीं चाहिए। So that's the mood really here in Bengali Toli.
wherein people are largely happy with the work that the Prime Minister has done for the constituency, in short for the constituency. This is part of old Varanasi, and the streets, the bylanes really do convey a story of its own. But what a vibe, what a colourful journey Varanasi is seen, and every street, every shop has a different story to tell. We'll keep getting you more such stories. कोई नहीं. Well, the heated exchange is continuing right here, so I'm going to quickly give it away to Aishwarya Srivastava ji from the Samajwadi Party. यहाँ पे काफी तूतू में चल रही है, और सबसे बड़ा सवाल है नारी शक्ति, महिला. काफी महिला आके भाजपा का समर्थन कर रही है, कह रही है कि मोदी जी ने काफी कुछ काम किया है. आप बताइए कि क्यों जाके मोदी जी को वोट नहीं डालना चाहिए. आपके हिसाब से क्या नारियों के लिए किया गया और नहीं किया गया? देखिए, नारियों के लिए करने की अगर बात आप कहें तो सबसे ज्यादा नारियों के लिए किसी ने किया है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किया है. महिला हेल्पलाइन जारी करी, महिलाओं को लैपटॉप बांटा, कन्या विद्याधन दिया. तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारी सरकार में लागू किए थे, जो अभी कुछ चल रही है, कुछ बंद भी हो गई है, कुछ के नाम बदल दिए गए. और रही बात अगर अभी की जो तत्कालीन सरकार है उसमें महिला की सुरक्षा की बात करें तो आप बहुत 2-4-5 किलोमीटर दूर पे हमारा BHU यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर गन पॉइंट पे महिला के साथ क्या किया गया सबको पता है. और सबसे बड़ी बात किसने किया, गिरफ्तारी हो गई है 2 महीने 3 महीने बाद जब विपक्ष का दबाव बनाया गया तब. ठीक है, तो सुरक्षा कहाँ है आप बताइए ना, जब यूनिवर्सिटी का ये हाल है. और अभी अगर किसी विपक्ष के किसी कार्यकर्ता ने ये काम किया होता तो तुरंत बुलडोजर चल जाता. क्या उनके घरों पे बुलडोजर चला? नहीं चला. आप मणिपुर की बात कर लीजिए, लोग यहाँ बहुत सारी बातें कर रहे हैं. मणिपुर में नंगी निर्वस्त्र महिलाएं रोती हुई दौड़ रही हैं. कहाँ? चलिए, as far as this war of words is concerned, the BJP supporters seem to have outnumbered the Gadbandhan supporters, and the Gadbandhan representatives say this is because there's a Jan Sabha of Rahul Gandhi and Akhilesh Yadav ongoing, otherwise they would have hit back with equal force. So a political battle is unfolding there as well between the political parties and political representatives. But I thank all the women leaders and supporters for coming out and speaking about the situation in Varanasi. We are into a very quick break. With that, we'll be right back. Political fight is unfolding with full force. What we're also focusing on is the interesting stories of Varanasi. There are those who are tourists who've come to Varanasi for the first time, but there are reasons in Varanasi that have not allowed them to return back to their original homes. They found a new home in Varanasi. Here's that story coming up for you next. Varanasi is known for several reasons, and one of them is tourism. But there are those tourists who fell in love with Varanasi in a manner that they refuse to perhaps go back to where they came from. I have a very interesting story to tell you, and a very interesting person we want to speak to here on CNN News 18. This is Elena. Elena is from Italy, but I'm going to give it over to her to really talk about her story, what brought her to Varanasi and how she fell in love with the place. Tell us about your journey so far, but let's begin with the year you first visited Varanasi. Tell us about 2015, if I'm not wrong. Yes, I think it's more than 10 years ago. I come here for the first time, and I stay here for tourism, 2-3 days. And when I go back in my country, I feel something change inside of me, but really I feel like I don't understand this city. So I think I have to go again in Varanasi to understand better this city. Before to decide to stop and to live here, because now I feel like I am from Varanasi. I come again one time, and I visit other parts of India. All country have particular energy, but Varanasi is something special for me. Elena, tell me one thing. So, more than 10 years ago, it's been 10 years now, you came to Varanasi
there's something about Varanasi that kept telling you that you need to come back. Yes. When is it that you decided that you're going to let go of your past life and you're going to move to Varanasi? And why? What I tell, there is not one reason that we can explain with mind. This is a heart, soul. Here we really feel Sanatana Dharma. We really feel what the Veda, what the holy text say. Varanasi is one city that we cannot explain with words. We have to feel this city. And it's very difficult for one foreigner to live here because I completely changed my life. And sometimes I go also angry because of traffic, of a lot of things. But I cannot leave this city. Something is more bigger that leave me here. So spiritual. That's all from all of us in this edition of Election Highway. We promise to return with lots more other interesting stories and perspectives tomorrow. Stay tuned to CNN News 18.